चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम समझ लेते हैं, जो अमेरिका ईरान को बार बार धमकियाँ दे रहा है, अटैक करने की बात कर रहा है, तो उसके पीछे का क्या मतलब असल वजह है। और एक्चुअली में अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा नहीं करेगा ये बाद में जान लेते हैं, पर पहले इनके जो रिलेशन से जो हिस्ट्री है ईरान की और अमेरिका की वो जान लेते हैं। मतलब जो पहले दोस्त हुआ करते थे वो आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि बहुत बड़े दुश्मन बन गए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, थोड़ी बहुत हिस्ट्री में कवर कर लेंगे कि मतलब हिस्ट्री से थोड़े बहुत जो मेन टॉपिक्स है उसमें कवर कर लेंगे कि क्या हुआ था। और मतलब ऐसा क्या हो गया कि अचानक ही अमेरिका ईरान के खिलाफ हो गया, दोस्त होकर भी खिलाफ हो गया। तो आज शुरू करते हैं फिर। देखिए, वेन अमेरिका एंड ईरान वेयर बेस्ट फ्रेंड्स द पोस्ट वर्ल्ड वॉर ईरा 1950s के बाद से 1970s के लिए 70s के तक। तो जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था ना, तो सिंपल सी दो बातें थी कि पूरे जो सुपर पावर जो कंट्री थे, मतलब सुपर पावर तो तब नहीं कहा जा सकता, जो पावरफुल कंट्रीज थे ना, तो उनको पता चल गया था तब कि अगर हमको हमारा डोमिनेंस बनाना है, हमको सुपर पावर बनना है, तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ऑयल, जिसके पास भी ऑयल रहेगा उसके पास पावर रहेगी, पैसा, जो भी पूरे एनर्जी सेक्टर जो चलता था तब ऑयल से ही चलता था। और दूसरा है न्यूक्लियर वेपन, जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब अमेरिका के पास वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया था। तो उसके बाद रशिया, फिर धीरे धीरे करके चाइना, इन सब ने न्यूक्लियर वेपन भी बनाना चालू कर दिए। आगे बढ़ते हैं। तो 1953 में क्या हुआ कि CIA कूप जो है ना, मतलब जो प्रॉब्लम थी ना, तो ईरान में जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसादेक, नेशनल जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने ईरान का जो ऑयल था ना वो 1951 में नेशनलाइज कर दिया था। तो उस वजह से जो है ना, अमेरिका और ब्रिटिश, इन दोनों के जो इंटरेस्ट थे, इन दोनों का जो प्रॉफिट था वो खतरे में पड़ गया। क्योंकि उन्होंने जो था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब उनको समझ में आया कि हमारे पास ऑयल होना चाहिए। रशिया के पास देखो, अमेरिका का सबसे बड़ा अपोनेंट जो था वो रशिया है। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, उनके पास खुद का ऑयल भी था, उनको कहीं पे जाना ज़रूरी नहीं था। पर अगर अमेरिका के पास तो ऑयल नहीं था ना कि ब्रिटिश के पास था, तो इन्होंने मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज थी ना, उनमें सबसे ज़्यादा, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि ईरान के पास सबसे ज़्यादा जो है ना वो ऑयल है मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है उनमें। तो इन्होंने क्या किया कि ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए, अच्छे रिलेशंस बनाए, और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी क्या कहते हैं ट्रीटी साइन की कि वहाँ पे ईरान जो है ना उनको कम भाव में उन अमेरिका और ब्रिटेन को सस्ते भाव, मतलब कम भाव में तेल बेचता था। तो इससे क्या हुआ, तो उसके बाद जो है ना, तो 1951 में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो मोहम्मद मोसादेक, उन्होंने जब ये ट्रीटी के अगेंस्ट में जाके ईरान का जो ऑयल था ना वो नेशनलाइज कर दिया। तो इसके बाद जो है ना, तो CIA ने क्या किया, CIA ने और ब्रिटेन ने मिलकर कि 1953 में अगस्त में एक ऑपरेशन चालू कर दिया जिसका नाम था ऑपरेशन एजाक्स। तो ये ऑपरेशन एजाक्स का काम था, इसने जो ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसादेक, इनको पावर से हटा दिया। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इन्होंने वहाँ पे उनको पावर से हटा दिया। और उसका जो आउटकम हुआ ना, तो जो शाह मोहम्मद रिजा पहलवी थे उनको पावर में लाया गया। तो इस वजह से जो है ना, ये जो शाह मोहम्मद रिजा पहलवी है ना, वो जो है ना, तो वो अमेरिका के प्रो अमेरिका थे एक तरफ से। और ये जो बात थी ना, ईरान के बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आई थी। सबसे पहली यही बात थी कि जो ईरान के, मतलब जो देशवासी थे, उनको ये बात खटकी थी कि यार एक बाहर का देश आके हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को निकाल देता है और अपने हिसाब से वो एक नए प्राइम मिनिस्टर को रख देता है। ये बात वहाँ पे जो थी ना, वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं आई थी। आगे देखते हैं। जो देखो, जब प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ तो 1960 से लेकर 70 तक गोल्डन एज ऑफ अलायंस उसको कहा जाता है। क्योंकि ईरान में तब जो था ना, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी।
ईरान में जो वेस्टर्न कल्चर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर आपने यूट्यूब पे ईरान के जो पुराने वीडियोस थे वहाँ पे देखा होगा, लोग थे वो वेस्टर्न कल्चर्स फॉलो करते थे, वहाँ पे क्लब्स थे, पहनावा भी जो था उनका वेस्टर्न ही था। औरतों को ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि उनको बुर्का ही पहनना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो ईरान जो चीप ऑयल देता था ना अमेरिका को, उसके बदले में उसको क्या मिलता था? आर्म्स डील। Iran became America's biggest weapon buyers, receiving advanced fighter jets and missile system. पहली है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। द यूएस प्रोवाइडेड द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ट्रेनिंग सपोर्टिंग ईरान पीसफुल एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। देखिए, जो अमेरिका आज कहता है ना कि ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा, न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा, इसी अमेरिका ने वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को प्रोवाइड की थी 1960 या 70s के बीच में, इस डिकेड के बीच में। अब दूसरा वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन, ये मैंने आपको कवर कर दिया। तो डेवलपमेंट भी हो रही थी, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी अच्छी थी और सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। पर प्रॉब्लम क्या था ना, ये कुछ ही लोगों के लिए, जो बिजनेसमैन थे या जो हाई क्लास सोसाइटी थे, ये जो डेवलपमेंट थी ना, इसका जो फ़ायदा था ना, ये उन पर ही था। पर जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, इनको इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे गाँव में बिजली नहीं थी, उनको खाने के लिए 2 वक्त अच्छा खाना भी नहीं नसीब होता था। बहुत सारे लोग भूखे रहते थे उस वक्त के काल में। तो जो ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर जो नए बने थे, वो उनका जो था ना, तो वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। एक तरफ से उन्होंने पूरे का पूरा जो लोअर मिडिल क्लास था उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। तो इस वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आगे देखो, 1979 पीपल्स एंगर। क्यों हुआ गुस्सा? क्योंकि एक जो है ना, उसमें कहते हैं ना ताबूत में कील ठोकना। तो एक जो है ना 1971 में एक ऐसी ये बात हो गई थी जिसमें ईरान के लोगों के लिए ये मुहावरा सटीक बैठता था कि उनको जो गुस्सा आया था ना, वो आया था। तो एक पार्टी हुई थी, तो ये पार्टी ऑफ द सेंचुरी कहा गया था। पार्टी ऑफ द सेंचुरी, इस पार्टी को जो थ्रो की गई थी ईरान के लीडर की तरफ से, तो इसमें उस वक्त अगर कहा जाए तो वो जो पार्टी थी ना, तो वो $100 मिलियन की पार्टी मानी जाती है। आज भी अगर इसका हिसाब लगाया जाए ना, तो बहुत बड़ा मतलब इंडियन रुपीज़ में हज़ारों करोड़ों तक इसका हिसाब चला जाता है। तो ये पार्टी जो थ्रो की गई थी ना, तो वो जो है ना, वो एक रिवॉल्यूशन की तरफ से देखा गया, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे ईरान में ऐसे जो भूखे रह रहे हैं, आप बाहर के अपने दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं। अब पेरिस से खाना भी था ना, वहाँ पे पेरिस से मंगवाया जाता था उस पार्टी के लिए, और हज़ारों किलो खाना है ना, इन्होंने मतलब वेस्ट कर दिया था, ना किसी के काम में आता ना। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ऐसे हो गया कि ईरान के लोगों के मुंह पर ये तमाचा मारा गया था। तो इस वजह से है ना, लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो उसके बाद रिवॉल्यूशन चालू हो गया। तो ईयर्स तब मतलब सालों तक ये रिवॉल्यूशन चलता रहा। पर फरवरी 1979 में आयतुल्ला खोमेनी जो है ना, जो ईरान से बाहर गए थे, वो एग्जाइल में थे। तो उन्होंने ये चांस, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी, और ये अपॉर्चुनिटी पकड़ने के लिए उन्होंने फिर से है ना ईरान में लौट गए और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को डिक्लेयर कर दिया 1979 में। जब वो आए थे ना, अगर आप आज भी इनका अगर वीडियो यूट्यूब पर देखते होंगे ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग थे वहाँ पे कि जिन्होंने उनका स्वागत किया था। जब वहाँ पे खोमेनी का शासन लागू कर दिया गया, उसके बाद संबंध बिगड़ना चालू हो गया। आगे देखिए, जो ब्रेकिंग पॉइंट था ना, नवंबर 4, 1979 को, तो ईरानियन रिवॉल्यूशनरीज फ्रॉम द यूएस एम्बेसी इन तेहरान टेकिंग 66 अमेरिकन डिप्लोमेट्स एंड सिटीजन्स हॉस्टेजेस on 52 were held for 444 days. A national humiliation broadcast daily on American television. Western oil companies were expelled. Iran became an Islamic republic, and America was the labeled Great Satan.
फ्रेंडशिप एंड एंड हॉस्टिलिटी बिगेन। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आए, इन्होंने वहाँ पे शरिया कानून लागू कर दिया। इन्होंने जो 3 फैसले थे ना उन्होंने जल्दी लिए ईरान में आके, शरिया कानून, वो वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाएंगे। दूसरा उन्होंने ये कर दिया कि वो जो ऑयल था उस पर किसी और बाहर की कंपनी, बाहर के देशों का नहीं, ईरान के लोगों का हक रहेगा। और तीसरा वहाँ पे उन्होंने जो एक तरह से प्रॉक्सीज बनाना चालू कर दिया था, जिसको आज अलग अलग प्रॉक्सीज मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। तो इसमें जो इंसिडेंट हुआ था 4 नवंबर 1979 को, तो तेहरान में जो अमेरिकन एम्बेसी थी ना, तो उसमें कुछ लोगों ने हमला कर दिया, और मतलब जो ईरानियन रिवॉल्यूशनरीज थे, और उन्होंने 66 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें से 52 वेयर हेल्ड। जो 52 लोग थे ना वो 444 दिनों के लिए बंधक बने थे उस एम्बेसी में। और ये जो था ना, ये बहुत बड़ा, मतलब अमेरिका के टीवी पर एक बहुत बड़ा अमेरिका की बेइज्जती थी। मतलब किसी भी देश में अगर किसी एम्बेसी पर हमला किया गया तो ये माना जाता है वो उस देश पर हमला अगर अमेरिका पर एम्बेसी पर हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि ये अमेरिका पर हमला है। तो इस वजह से जो है ना, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का कारण था। और खोमेनी ने क्या किया, खोमेनी ने इसके स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बजाय खोमेनी ने क्या किया, खोमेनी ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि जैसे वो इस अटैक को ये करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। आगे देखिए 1980 से 88 तक, तो इस वजह से जो है ना अमेरिका बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। तो उनको पहले तो उनका इंटरेस्ट जो था ऑयल में वो चला गया, उनका प्रॉफिट चला गया। दूसरी बात, जो अमेरिका, जो प्रो अमेरिका लीडर थे पहले खोमेनी के आने से पहले, वो ईरान में अभी वो चले गए। तो एक तरह से अमेरिका ने जो अपना इन्फ्लुएंस था ना ईरान के ऊपर, वो पूरा का पूरा मतलब हार गया था अमेरिका, एक तरह से देखा जाए। दूसरी बात क्या है कि जो उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दी थी खमेनी ने, वो भी बंद कर दी खमेनी ने। हाँ, वहाँ पे उस वक्त खमेनी ने उसकी जो अमेरिका की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वो भी बंद कर दी, और अमेरिका के पास से जो भी मदद आई थी वो उसे भी लेने से मना कर दिया था। ये हुआ था और ये किया है खमेनी ने। अभी उसके बाद जो होता है ना 79 के बाद, तो 80 और 88 के बीच द ईरान इराक वॉर, मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा वॉर अगर कहा जाए तो दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा वॉर। और ये वॉर था ना, तो इसमें किसी को कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं। तो इसमें जो है ना, तो ईरान को हराने के लिए अमेरिका ने इराक को सपोर्ट किया था। बाद में उसी इराक को हम सब जानते हैं इराक को किस तरह से अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है, सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया था। पर वो वॉर जब तक चल रहा था ना, तो ईरान के अगेंस्ट अमेरिका खड़ा था। तो सितंबर 1980 में सद्दाम हुसैन इन्वेडेड ईरान, seeking to exploit revolutionary chaos and seize oil-rich territories. American choice, despite the past tension, the US secretary backed Iraq with financial aid, weapons and satellite intelligence. Chemical weapons में क्या है तो American intelligence held Iraq target Iranian positions where US companies and supplied materials for chemical weapons. The toll का क्या है, nearly 5 lakh people had died. Iran's economic collapse. Both sides exhausted themselves in a mutual destruction. मैंने पहले कहा मिला कुछ नहीं, 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, ये तो नंबर बता रहे, रियल में कितने मारे गए वो अलग ही बात है। तो इस तरीके से जो है ना ये वॉर किया गया, और अमेरिका पूरी तरह से इराक की तरफ था ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। तो जो ये सिचुएशन थी ईरान की जो है ना, वो पूरी तरह से इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अभी ये न्यूक्लियर गेम क्या है ना वो समझ लेते पहले। वॉर ख़त्म हो गया, ये हो गया क्या कहते हैं उसको, ईरान भी एक तरह से इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, इराक को भी हाथ में कुछ नहीं आया। तो 1995 से 2015 के बीच सैंक्शंस, नेगोशिएशन एंड टेम्पररी पीस, ये जो हुआ बातें ये समझ लेते। तो 95 में क्या हुआ, सैंक्शंस इम्पोज किए गए ईरान के ऊपर। प्रेसिडेंट क्लिंटन इम्पोज कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक सैंक्शंस, क्रिपिंग ईरान इकोनॉमिक एंड ड्राइविंग इन्फ्लेशन टूवर्ड्स 40%। 2015 में न्यूक्लियर डील हुई। देखो बिल जो क्लिंटन प्रेसिडेंट थे इन्होंने इम्पोज किया, इस वजह से ईरान की इकोनॉमी को और ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पे लोगों की भूखमरी और बढ़ती जा रही थी।
अभी ईरान को इस तरह से कुछ ना कुछ करना था। तो ईरान ने कहा जो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना, तो हम उसका जो एनरिचमेंट लेवल है वो कम कर देते हैं, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हम पर इससे ये जो सैंक्शंस है ना वो हटा दिए जाए। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन वो लाया गया, वो साइन होगा। तो इसमें 2015 में बराक ओबामा ने एग्री किया था कि आप अगर यूरेनियम एनरिचमेंट अगर जो रहा वो कम कर देते हो तो हम सैंक्शंस हटा देंगे, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा दिए गए थे। इससे कुछ देर के लिए है ना ईरान का अपना थोड़ा बहुत मतलब बिजनेस जो है ना, ट्रेड जो है ना वो भी इम्प्रूव हुआ और शांति भी बनी रही, और ये सबके लिए अच्छी बात हुई। पर और ये मूवमेंट ऑफ होप द फोर्थ फर्स्ट इन इंडे सेट्स डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन, ट्रेड रिज्यूम एंड ऑप्टिमिज्म ब्रीफली कन्फर्म। उसके बाद जान लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। ये सभी शांति हुई और 2018 में ट्रम्प भाई साहब की सरकार अमेरिका में बन चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, मई 8 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प ने यूनिलैटरली विड्रू फ्रॉम द JCPOA, कॉलिंग इट द वर्स्ट एवर डील। जो साइन की गई थी बराक ओबामा के काल में, उन्होंने वो हटा दी थी। उन्होंने फिर से सैंक्शंस लगा दिए। जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान पावरफुल मिलिट्री कमांडर, वॉज किल्ड इन US ड्रोन स्ट्राइक इन बगदाद। तो इससे जो है ना इनके बीच में जो टेंशन्स थे ना वो बढ़ते जा रहे थे। अभी ईरान पर फिर से पाबंदी आने के बाद वो ना अपना ऑयल बेच पा रहा था, ना इकोनॉमी सुधार पा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस वजह से है ना, तो उनके यहाँ पे जो लोग थे ना वो काफ़ी हद तक परेशान हो रहे थे। आगे देखिए, अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है 2076 की हिसाब से, ईरान का जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो 60% है अभी, जो पहले बहुत कम हुआ करता था। अभी ईरान जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के, पर हर बार इजराइल या अमेरिका मिला साथ में आकर इनको वहाँ से मतलब इनका जो प्रोग्राम है उसको बहुत पीछे ढकल देते हैं। ये हर बार की तरह होता है। हाँ, अभी जो रीजनल फ्रंट्स है उन्होंने प्रॉक्सी वॉर भी बहुत सारे बना लिए, लेबनान में, सीरिया में, इराक में, यमन में, सऊदी अरेबिया में। इनके प्रॉक्सीज भी बहुत हो चुके हैं। अभी ट्रम्प ने अगर वो नहीं किया होता और फिर से इम्पोज सैंक्शंस नहीं किया करे रहते तो आज जो है ना, तो ये सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल में रहती थी। और इसका जो फ़ायदा है ना वो इसराइल हमेशा उठाता है। इसराइल भी कहता है हमको थ्रेट है ईरान से, अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो हमको बहुत ज़्यादा थ्रेट रहेगा, वो हमारे ऊपर कभी भी हैंडल कर सकते हो, वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में झोंक देंगे। तो इसका फ़ायदा भी जो है ना इसराइल उठाता है। तो करंट रियलिटी क्या है, इसराइल फील एग्जेंशियल थ्रेटन, the US maintain military pressure, oil prices fluctuate with every escalation, diplomacy remains frozen, and both sides prepare for worst case scenario. तो अभी क्वेश्चन ये है ना कि ये जो साइकिल है रिवेंज की, ये कब तक चलती रहेगी और कब तक इसी तरह से इन 3 देशों की वजह से पूरी दुनिया को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। पहले ये बात समझनी चाहिए। अभी तो मतलब वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं हालात कि वो एक तो रेजिम चेंज करेंगे, एक तो वॉर होगी, वॉर नहीं रेजिम चेंज होगी, ये कंफर्म है। और वहाँ पे एक प्रो अमेरिकी लीडर लाया जाएगा, ये 100% है। अमेरिका देखो, अमेरिका को ईरान के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप जाइए, आप रिवॉल्ट कीजिए, आप रैलीज निकालिए, अपने रेजिम की अगेंस्ट खड़े रहे। पर इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका को वहाँ पे ऑयल चाहिए, इसराइल को मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा कोई भी देश नहीं चाहिए जो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो सके। तो ये इन 2 देशों के फ़ायदे हैं। और रही बात ईरान की और अमेरिका की, तो देखो जियो पॉलिटिक्स में कैसा है ना, अभी आप दोस्त, कभी आप दोस्त होते हो, कभी आप दुश्मन होते हो। यहाँ पे कोई भी मतलब परमानेंट ना दोस्त रहता है ना दुश्मन रहता है, क्योंकि हर बार की तरह एक ही मतलब कहा जाता है, जो प्रॉफिट रहता है ना, जो इंटरेस्ट रहता है ना, ये जियो पॉलिटिक्स में परमानेंट है। अगर आज हम इंडिया रशिया की बात कर लेते हैं, रशिया इंडिया को चीप ऑयल प्राइजेस में ऑयल देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि अभी आज उस पर सैंक्शन से उसको ऑयल कोई खरीद नहीं रहा।
अगर सब खरीदने लगे और सैंक्शन हटा दे तो वो अपने ऑयल की प्राइसेस बढ़ा लेगा। तो ईरान की जो गलती थी ना वो यही थी कि उन्होंने अमेरिका के साथ पहले बहुत अच्छे दोस्ती की, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ गया, पर उन्होंने कभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया कि अगर हमने इस चीज़ को आगे चल के नकार दिया तो इसका परिणाम क्या होगा। और आज यही उसको बहुत ज़्यादा भारी गिर रहा है। तो इसी वजह से इनकी जो एक शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो शॉर्ट में मैंने ये जो बताया आपको कि 1953 से लेकर फिर 2026 तक क्या क्या हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।